हेलो दोस्तों। हम्म, आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ ए आरओ का सिलेबस, पाठ्यक्रम। और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता ये पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा और बस वो तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है, इसके भी तरह से तीन चरण होता है। एक तो प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, ये रहा, और उसके बाद इंटरव्यू। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें दो प्रश्न आते हैं, दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन का, जो कि वस्तुनिष्ठ होता है, यानी बस आपको गोले गोले भरने हैं और कुछ नहीं करना। और जो दूसरा होता है वो होता है सामान्य हिंदी का, सिर्फ सामान्य हिंदी। यहाँ पर ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा कमी रह जाती है उनके इस पेपर में, क्योंकि उनको पढ़ाना ही होता है। वैसा ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कि ये कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उसी के लिए जिसने या तो हिंदी में बीए कर रखी होगी, या फिर जिसका बीए में सब्जेक्ट होगा हिंदी और एमए वगैरह में भी सब्जेक्ट होगा हिंदी। तो जिन्होंने ये कर रखा है उसके लिए बहुत आसान से हो जाता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो आराम से इसे कर लेते हैं। तो पहला जो होता है प्रारंभिक परीक्षा में, जो प्रश्न एक पत्र पहला होता है सामान्य अध्ययन, उसमें प्रश्न आते हैं 140 प्रश्न आएंगे। और इसका समय होगा 2 घंटे का। और ये होगा वस्तुनिष्ठ, जैसे कि आपका यूपी पीसीएस प्री में जो जीएस का पेपर होता है, या आईएएस प्री में होता है जो जीएस का पेपर, वैसा ही होगा। इसमें सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं। और भारत का इतिहास, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो एक भारत का इतिहास हो गया पूरा, जिसमें सारे ही इतिहास आ जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से लिखा गया है इसमें, यानी इस पर ज़्यादा फोकस होता है। फिर उसके बाद है भारतीय राजतंत्र, यानी हमारी पॉलिटी। फिर अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ये अर्थव्यवस्था संस्कृति एक साथ मिला दिए हैं, जिससे पता चलता है कि इनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम है। लेकिन हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस वाले हैं सामान्य विज्ञान, जो अलग से दे रखा है। फिर भारत का इतिहास, और आपको बता दूं भारत के इतिहास जो ये दे रखा है इसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न जितना भी आता है, इससे थोड़े प्रश्न है ना, थोड़े टफ से बनते हैं। और लेकिन आते 20 से 22 प्रश्न है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये थोड़ा इजी आता है, ये आप कर भी लोगे। तो सामान्य विज्ञान आप कर सकते हो अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और अगर 20-22 आते हैं और अच्छे से कराया आपने तो 10 प्रश्न तो आपके सही हो ही जाएंगे। फिर भारतीय राजतंत्र 4-5 प्रश्न आएंगे, तो वो भी आपसे हो जाएंगे, ईजी आते हैं। अर्थव्यवस्था भी और संस्कृति भी, यानी तीन जो टॉपिक हैं आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इससे आराम से अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर पांचवा टॉपिक है भारतीय कृषि, व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में है ये। फिर विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, जिसकी मैंने सीरीज चला रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो। सामान्य विज्ञान की भी चल रही है, और भारतीय इतिहास की भी चल रही है, जिसमें हमारा आधुनिक भारत चल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, ये भी चल रही है, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। और है प्राकृतिक संसाधन। फिर आठवां है अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ये भी मैं तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो मैं एक साथ ही 4-5 महीने का एक साथ लेकर के आऊँगा। वही टाइम नहीं मिलता, धीरे धीरे लिखना होता है उसे। तो फिर यानी करंट अफेयर भी आता है इसमें। फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। ये पूरा यूपी से संबंधित है, जिसमें आपको एक यूपी से पतली सी किताब आती है, उसे पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इसकी भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, आप उसको भी देख सकते हो। तो ये सारे बस जीएस में यही प्रश्न आते हैं, और इसमें से 140 प्रश्न आएंगे। फिर अगला आता है सामान्य हिंदी, जिसमें 60 प्रश्न होते हैं और 60 ही नंबर के होते हैं। जिसमें से विलोम, ये बहुत अच्छा कर रखा है कि विलोम आएंगे 10 शब्द और 10 नंबर के हो जाएंगे। तो विलोम जितने भी हैं आपको, मैं इसका हिंदी जब लेकर के आऊँगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, मैं दूसरा अभी जीएस पे फोकस कर रहा हूँ। तो क्योंकि जीएस पे फोकस करने के साथ साथ यूपी पीसीएस प्री का भी हो जाएगा, और जो आईएएस अभी आ रहा है वाला है 2024, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो विलोम, इसके हिंदी में विलोम आएगा। फिर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये इजी इजी आते हैं, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, ये थोड़े बहुत रटने पड़ेंगे। तद्भव और तत्सम कैसे होते हैं, थोड़ा विलोम परेशान कर सकते हैं, तत्सम एवं तद्भव शब्द कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा पर्यायवाची शब्द कर सकते हैं। ये जो जो शब्द भंडार वाले शब्द होते हैं, ये परेशान कर सकते हैं, जैसे विलोम, तत्सम एवं तद्भव और पर्यायवाची। बाकी तो ये सब आसान है, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी, विशेष्य और विशेषण, ये इजी होते हैं। तो तीन इसमें कठिन है, तीन आसान है।
फिर इसके बाद हमारा आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में पहला प्रश्न पत्र आता है सामान्य अध्ययन, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, जैसे कि हमारा जीएस प्री में था, यही सेम जो सामान्य अध्ययन सेम ऐसा ही आएगा। फिर हमारा दूसरा आएगा सामान्य अध्ययन हिंदी एवं आलेखन, ये भी जो हमारा हिंदी वाला है वही। तो अब इसमें इसमें खंड एक एक है, जिसमें जो कैसा आता है वो सब्जेक्टिव आता है। खंड एक जो सब्जेक्टिव आता है, और इसमें क्या क्या आता है, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये सिंपल सिंपल से आते हैं, आपको अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप ये आराम से कर लोगे। जब हम हिंदी का करेंगे तो मैं इस पर भी फोकस करूँगा, तो आप उसको अच्छे से देख भी सकते हो। तो शीर्षक, सारांश, और शीर्षक लिखना इतना मुश्किल नहीं होता। आप अच्छे से, अगर आपको समझ में आ गया वो पैसेज क्या बोला जा रहा है उसमें, आराम से कर लोगे। और अगर अभी भी आपको अगर लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक ग्रामर की किताब ले लो, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, आप उसमें पहले ट्राई करो, उसके बाद पेपर लगाओ। तो डायरेक्ट पेपर पे मत जाओ, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे करना है। स्कूल के बच्चों की स्कूल की किताबें आती हैं ग्रामर की, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। तो डायरेक्ट पेपर करोगे अभी, जिसमें आपको पता नहीं है, और डायरेक्ट पेपर उठाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, अरे यार ये तो कितना हार्ड पूछ लिया। ऐसा हार्ड नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप करो, बिल्डिंग प्रोसेस होता है ये, तो आपका ये सब आसान हो जाएगा। शीर्षक, सारांश, और जो रेखांकित जो अंश है उनकी व्याख्या व्याख्या भी ईजी होती है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न आता है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, यानी कोई सरकारी पत्र है आपके पास, उसका सारणी रूप करना है, टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना है। ये भी इजी होता है, वही जितने यूपीपीसीएस में आ रखे हैं सारे कर लो, तो हमारा उसी में से एक फंस जाएगा। फिर अब तीसरा है पत्राचार, और इसमें पत्राचार में आता है शासकीय, और जिसे शासकीय या फिर अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। तो ये भी इजी होता है। जब मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ इजी होता है क्योंकि मैंने तो पढ़ रखा है ये सारा हिंदी वाला। आपके लिए इजी तब हो जाएगा जब आप भी इसे 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लोगे आराम से। जैसे ABCD पहली क्लास के बच्चे के लिए बहुत कठिन होती है, लेकिन वही 5वीं क्लास के बच्चे के लिए और 10वीं क्लास के बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो समझ, अगर आपको कुछ चीज़ कठिन लग रही है तो समझ लो आप अभी पहली क्लास में हो, आपको धीरे धीरे उसे रिवाइज कर करके आपको 10वीं क्लास में आना है। बस इस ये लेवल देखो, 10वीं क्लास में कब आओगे, जब आप उसे 10 बार रिवाइज कर लोगे, आप 10 गुना हो जाएगा आपका। तो यही, कोई चीज़ कठिन नहीं होती, आप उसे 10 बार रिवाइज कर लो, वो आसान हो जाएगी। जब भी आपको कोई कठिन लगे तो समझ लो आप पहली क्लास में हो, उसे सीख रहे हो, और आपको 10 बार रिवाइज करके 10वीं क्लास में आना है। तो यही, इसलिए मैं इन्हें बोल रहा हूँ आसान है। अब पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, ये भी इजी होता है। इसमें बस थोड़े से याद करने पड़ते हैं। इसकी पूरी PDF होती है, गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल जाती है वो पूरी PDF, और इसमें से सारे वो ही पूछे जाते हैं। ये अंग्रेजी से हिंदी में पढ़ाने होते हैं, जो 5 शब्द होंगे 10 अंक के, और हिंदी से अंग्रेजी ये भी 5 शब्द होंगे 10 अंक के। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी ईजी होते हैं, जो आपस में चलती हैं नॉर्मली, वही पूछी जाती हैं। कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले जाते हैं अगर टफ बनाना होगा पेपर, तो वो भी सब प्रीवियस ईयर आप पेपर करोगे, और जो आप व्याकरण की किताब पढ़ रहे हो 10th लेवल की या फिर 12th लेवल की, तो उसमें सब आ जाता है। फिर आता है हमारा कंप्यूटर ज्ञान, और कंप्यूटर ज्ञान में भी आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, 10th तक लेवल का कंप्यूटर ज्ञान होता है, उसमें भी आप इसे कर लोगे। बस अगर आपको नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप उसको बस ये करना है, आपको 10 बार रिवाइज करना है। मैंने बताया ना, आप पहली क्लास में हो, जैसे कंप्यूटर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है, कहे भाई कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप बस एक कंप्यूटर की किताब उठाओ, आपसे नहीं पढ़ी जा रही तो 5वीं क्लास से कंप्यूटर पढ़ाना शुरू करते हैं, और वो ईजी बुक होती है, उसको पढ़ो। फिर 6th की पढ़ो, फिर 7th की पढ़ो, फिर 8th की पढ़ो, फिर 9th की। उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड होती हैं, और एक एक लेवल बढ़ा के दिया होता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि 5वीं क्लास में कैसा कंप्यूटर होता है, 6ठी क्लास में, मैं 12वीं क्लास तक के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। तो इसका मुझे पता है कि ज़्यादा कठिन नहीं होता, वही सब रिपीटेशन होती है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे दी जाती है। इसलिए आप इसे भी कर सकते हो। और जब भी मैं बोल रहा हूँ ये इजी है इसलिए क्योंकि मैं ये पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें। अब इसमें खंड दो में हमारा आएगा सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। ये भी वस्तुनिष्ठ वगैरह वस्तुनिष्ठ आएगी, यानी गोले भरने हमें सब्जेक्टिव होगा। इसमें भी विलोम आएंगे, जो 6 शब्द, और मैंने बताया जो विलोम जो थोड़ा होता है ये कठिन होते हैं, विलोम हो गए, तत्सव तद्भव शब्द हो गए, ठीक है, और ये थोड़ा कठिन होंगे ये दोनों इसमें। लेकिन वाक्य और वर्तनी शुद्धि या आसान है, बस आपको हिंदी में प्रैक्टिस है अगर लिखने की तो आपको हो जाएगा, और मात्राओं का ज्ञान है तो भी आराम से हो जाएगा। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बस रटने पड़ते हैं कि भाई क्या क्या किसके लिए है, तो ये भी ईजी होता है। फिर विशेष्य और विशेषण, ये भी ईजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ लो आपसे हो जाएगा। अगर आपको किसी को भी कुछ भी नहीं आता तो हिंदी की व्याकरण
क्लास सिक्स में इसे डाल दो, क्लास सिक्स, फिर पढ़ने के बाद फिर क्लास सेवन, फिर क्लास एट, फिर क्लास नाइन, ऐसे कर सकते हो आप। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ो, आपका सारा हो जाएगा। और क्लास सिक्स का अगर आप देखोगे ना, विशेष विशेषण 2 पन्ने में होता है। फिर सेवन्थ क्लास का देख लो, फिर वो 3 पन्ने का होगा। उसकी एक्सरसाइज कर लो भाई, ईजी है सब। मैं ये बच्चों को पढ़ाता हूँ व्याकरण में। यहाँ पर क्या है, बच्चों के सब्जेक्ट तो सारे सही हैं, लेकिन मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ और जो कोचिंग वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो दोनों में सेम ही चीज़ होती है, क्योंकि उन्होंने व्याकरण पर ध्यान ही नहीं दिया होता, ना ही इंग्लिश पर, ना ही हिंदी की व्याकरण पर। तो मैं जब उन्हें बताता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई इतना तो ईज़ी क्यों समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने शुरू से ही नहीं पढ़ा हुआ होता। तो अब यही कह रहा हूँ कि अगर आप भी शुरू से पढ़ोगे, 5वीं से पढ़ाई शुरू करो, नहीं करनी तो छठी से करो, लेकिन करो, अपने आप हो जाएगा ये सारा। या फिर अगर किसी को नहीं करना तो मैं करवाऊँगा जब, तब मेरे साथ जुड़ जाना। फिर अंत में आता है हिंदी निबंध, जो आपको निबंध लिखना पड़ेगा, और ये 3 घंटे का होगा। और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में, यहाँ पे देखो दिया क्या है, दी गई शब्द सीमा में 3 निबंध लिखने हैं आपको। और शब्द सीमा इसमें 600 है, इसमें भी 600 और इसमें भी 600। सभी 40-40 अंक के होंगे। अब इसमें से कोई एक प्रश्न, जो पहला वाला है, फिर दूसरा, तीसरा, इन 3 में से आपको एक एक प्रश्न, एक एक वो निबंध लिखना है। जैसे एक, और इसमें से ये भी बता रखा है कि किस किस में से आएंगे, जैसे साहित्य और संस्कृति। अब किसी को साहित्य और संस्कृति आसान लगता है और उसको पता है, तो वो इसमें से चूज़ कर सकता है, यानी इस पे फोकस कर सकता है। इसमें अच्छा दे दिया है कि आपको जिस सब्जेक्ट पे फोकस करना है कर लो। जैसे मेरे को सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, ये दोनों मेरे लिए थोड़े ईजी हैं। साहित्य भी मैं कर लूँगा, लेकिन अगर मैं कंपेरिजन ही देखूँ, मैं सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र मेरे लिए ईजी रहेगा, तो मैं इनमें से किसी एक पे फोकस करूँगा। फिर दूसरे पे आता है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ये भी मेरे लिए ईजी है। फिर आर्थिक क्षेत्र और कृषि और व्यापार, ये मेरे लिए तीनों ईजी हैं, क्योंकि इको से रिलेटेड है, जो हम इसे आईएएस में जब पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी आता है, और पीसीएस में भी ये सब आता है। तो ये तीनों में से कुछ भी, किसी पे भी आप देख सकते हो। बस ये है कि अगर आपको तीनों चूज़ करने हैं तो तीनों पे 100% देना पड़ेगा। अगर आप किसी एक को चूज़ कर लो, एक को भी, इन 3 में से 2 को इसमें से भी चूज़ कर लो, जैसे विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ये ईजी है अभी अभी हिसाब से तो, क्योंकि इसमें आप ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी जो आप लिख सकते हो, भविष्य में जो हो सकता है आप आराम से लिख सकते हो। पर्यावरण, इसमें 3 सब्जेक्ट एक साथ जोड़ दिए हैं, तो आप तीनों को भी एक साथ जोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर कृषि और व्यापार में एक बस कृषि की ही आपको नॉलेज चाहिए होगी, लेकिन जो विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी है, आप उसमें तीनों नॉलेज को आप एक साथ लिख सकते हो, तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ऐसे ही दूसरा हो सकता है आर्थिक क्षेत्र या फिर कृषि और व्यापार। और इसमें से भी जो आर्थिक क्षेत्र है, ये वृहत क्षेत्र है, यानी वृहत है, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो आप इसको फैला सकते हो। लेकिन जो कृषि और व्यापार है, ये थोड़ा सा आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है, और इसमें अगर आपको करना है तो इससे बड़ी डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए, कृषि के लिए, तो ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, और फिर आर्थिक क्षेत्र में आपको कोई सा भी आएगा, करंट से आ जाएगा, तो आप इसमें हमारे जितना भी इतिहास है, अंग्रेज आए थे, वो सारा कुछ लिख सकते हो। 5 ईयर प्लान लिख सकते हो, अभी का नीति आयोग क्या है, तो जो भी उसमें फिट बैठता है, जो ऐसी की डिमांड है उसमें, वो सब लिख सकते हो। अब तीसरे में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, किसी ने करंट अफेयर अच्छे से फॉलो किया है तो वो इसको कर सकता है। जैसे कि फिर अगला है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा। अब ये वाला भी ईजी है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं ही, प्राकृतिक आपदा में से किसी पे भी आ जाए तो आप इन सभी को उसमें डाल सकते हो। प्राकृतिक आपदाओं की डिफिनेशन देनी है, सब कुछ लिख सकते हो आप, तो ये ईजी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम सिर्फ टू द पॉइंट वाला पढ़ते हैं, तो इसमें अगर एक ऐसे आया तो हम समझा नहीं पाएंगे उसे, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस यूपीपीसीए, ये आरओ के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी ने अगर आईएएस के लिए करंट अफेयर किया तो उसके लिए ईजी रहेगा। फिर दूसरा राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विकास योजना जितनी भी योजनाएं वगैरह बन रही है, ये भी ईजी है, इसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये सभी पे फोकस मत करो, दो दो पे फोकस करो, और आपका इसी में से ही हो जाएगा। तो यही है हमारा सिलेबस, ये हिंदी का होता है सामान्य। हमने हिंदी निबंध देख लिया। फिर खंड 2, इसमें जो दूसरा पेपर था, पहला पेपर तो हमारा हो गया मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन, जो पूरा हमारा ये सामान्य अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा का था वैसा ही आएगा। फिर दूसरा सामान्य हिंदी, ऐसे ही मुख्य परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन एवं आलेखन। तो परंपरागत जो सब्जेक्टिव है यही है, शीर्षक, सारांश, सब जो हमने अभी देखा। फिर खंड 2 में भी ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये वाला जो है ये लिखने के लिए आएगा, और ये जो सब्जेक्टिव है इसमें आपको बस बताना पड़ेगा, टिक मार्क करना पड़ेगा। फिर और निबंध, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया है। अगर किसी ने ये देख लिया और समझ लिया जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मेरे साथ अगर आप जुड़े हुए हो, तो आपका ये बहुत ईजी हो जाएगा।
और इसमें से भी मैंने बता दिया प्री में आपको किस पर फोकस करना है। जो जो एक शब्द लिखे हुए हैं इस पर, जैसे सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है तो इस पर पहले फोकस करो। इतिहास को एक बार आप छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ना वैसा नहीं है, आप उसे बाद में कर सकते हो क्योंकि इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको इतिहास क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, इसे आप एक बार पीछे की तरफ धकेल सकते हो। फिर इसमें आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस कर सकते हो। इस पूरे जो संस्कृति है, राजतंत्र है, इस पर फोकस कर सकते हो। कृषि वाणिज्य पे कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा एक अलग अलग टॉपिक है, ये छोटे हैं। इतिहास में तीनों इतिहास आ जाएंगे तो ये थोड़ा वास्ट हो जाता है। अब इसमें से भी बहुत मैंने देखे हैं, मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा इसमें सिर्फ आर ओ में से जो आए हैं उसमें, तो आप देखना उसमें कितने टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए बाकी इतिहास को छोड़ करके आप सारा कुछ कर लोगे और फिर इतिहास को आप बाद में करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो यही है हमारा यूपी आर ओ का सिलेबस। तो आशा करता हूँ ये आपको सही लगा होगा। अगर सही लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है आभा IAS और मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ। अभी मैंने ऑनलाइन ही शुरू करी है, इसी दो महीने पहले ही, एक महीने पहले ही। तो चलिए अगले मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।